अब जर्म थ्योरी दी किसने थी? हमारे लुईस पास्चर भैया जी ने, लुईस पास्चर भैया जी ने। अब ये लुईस पास्चर भैया जी का रोल इन मेडिकल पूछा जाता है, रोल इन मेडिकल फील्ड। तो हमारे लुईस पास्चर भैया की रोल इन मेडिकल में आपको एक ट्रिक याद रखनी है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको ट्रिक याद रखनी है VMGPS। देखो मैं आपका बहुत ज्यादा भला चाहता हूं, है ना, भला सभी चाहते हैं बट मैं ज्यादा चाहता हूं। मैं आप लोगों को साथ साथ में जीके भी करवाता रहूंगा, ठीक है, ताकि आप लोग जो मेरी हालत हुई थी एग्जाम में वो हालत आपकी ना हो, ठीक है। आप लोग जीके अच्छे से कर दें। देखो जीके करने का बहुत अच्छा तरीका होता है। आप देखो नर्सिंग वाले हो, आप ये बात को एक्सेप्ट कीजिए कि हमारा जीके बहुत लो होता है। लो भी नहीं बोलते, हम बोलते हैं हमारा जीके जमीन में गड़ा हुआ होता है। 6 फीट का गड्ढा खोदोगे ना, वहां जाकर के हमारा जीके मिलेगा हम लोगों को। तो उस जीके को थोड़ा सा जमीन पर लाने के लिए, ठीक है, थोड़ा सा जमीन पर लाने के लिए मैं क्या करता हूं, कुछ कुछ चीजें बताता रहता हूं। एटलीस्ट 6 क्वेश्चन आए, 6 में से 2 भी कर दो तो बहुत ही अच्छी बात है वो आप लोगों के लिए ना, आपको फायदा दे करके जाएगी। मुझे पता है मेरे साथ एक बार क्या हुआ, मैंने एक राजस्थान लैब असिस्टेंट का पेपर दिया, ठीक है। उस दिन मुझे बात पता चली एक्चुअल में, ये क्या हो गया, मुझे ना उस दिन एक बात पता चली, जब मेरा राजस्थान असिस्टेंट का पेपर था उस दिन मुझे पता चला, मैंने लैब असिस्टेंट का पेपर दिया और मैं पेपर में, उस पेपर में 2 चीजें आया करती थी। एक हुआ करती थी PCB, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 50% एंड द 50% इज आई थिंक ऐसा हुआ करता था, 75% PCB आया करता था, यानी कि 150 क्वेश्चन आते थे PCB से और 50 क्वेश्चन आते थे जीके से, 50 क्वेश्चन आते थे राजस्थान जीके, ठीक है। तो अब हम पेपर तो देंगे ही देंगे। हाँ मैंने वो पेपर फिल कर दिया, पेपर देख करके आ गया, ठीक है। वो पेपर वाला पेपर मिला करता था एग्जाम, वो उसमें घर पे आके चेक कर सकते थे। तो मैंने अपने पूरे दिमाग की सारी शक्तियों का इस्तेमाल करके पेपर करके आ गया। घर आया, मेरा एक दोस्त था, उसकी जीके बहुत अच्छी थी, ठीक है, मतलब हद लेवल है। हम दोनों एक अपोजिट पोल की तरह थे, है ना, वो होता ना ऐसे पेंडुलम की तरह। तो वो यहाँ हुआ करता था, मैं इधर हुआ करता था, है ना, उससे भी नीचे हुआ करता था। तो उसने कहा कि यार क्वेश्चन मिलाते चला जा, उनका चल ठीक है क्वेश्चन मिलाते हैं। आंसर किया ही राजस्थान जीके के, हमने क्वेश्चन मिलाने चालू किए, ठीक है। सोचो 50 में से अगर मैं 50 के 50 में ए बी फिल करके आ जाता तो कितने क्वेश्चन सही हो जाते मेरे, बता सकते हो? अगर मैं सिर्फ ए या बी या सी बी कर आता तो कितने क्वेश्चन सही होने की प्रोबेबिलिटी थी? यहां से 50 में से 5-6 तो हो ही जाते सही। कितने चांस थे बताओ? 3-4 सही हो जाते हैं ना, 8-9-4 यानी 10 के आसपास तक सही हो जाते। बट मैंने उतना दिमाग नहीं लगाया, मैंने सोचा कि नहीं मैं एकदम अपने नॉलेज के साथ करूंगा जो मेरे को पता है, ठीक है। रिकॉर्ड है आज तक का, एक भी क्वेश्चन सही नहीं हुआ मेरा, ठीक है। और माइनस मार्किंग थी, वो पेपर देख के मैंने बंद कर दिया, भाई छोड़ो इसको, ये अपने काम की बात नहीं है। एक क्वेश्चन सही नहीं हुआ मेरा सिंगल, क्योंकि मैंने उसको ऐसे कर करके आया था। उस दिन से मैंने कहा, उस दिन के बाद इसका पेपर नहीं दिया, ठीक है। फिर एक बार पेपर दिया, फिर दूसरा हमारी दिक्कत होती है मैथ, है ना, मैथ छोड़ दी 11th में, चलो मैथ छोड़ दी, बोला भाई बायोलॉजी ले लेते, बट फिजिक्स से पाला फिर भी नहीं छूटता। फिजिक्स तो हमें फिर भी पढ़नी होती है। बेसिकली हम नर्सिंग बाय चॉइस नहीं करते। ऐसा कोई है जिसने आपकी किस्मत मेरी किस्मत जैसी है, मतलब बहुत अच्छी है आपकी किस्मत, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है भाई, ठीक है। मैथ हम नीट का पेपर देते ना, नीट का पेपर देते तो नीट के पेपर में फिजिक्स सब्जेक्ट होता है, इससे हम पीछा नहीं छुड़वा सकते। ऐसा कोई है जिसने बाय चॉइस नर्सिंग करनी थी सर कि नर्सिंग ही करेंगे सर? बेसिकली नर्सिंग वाले वो सब्स्टिट्यूशन करके आते हैं एमबीबीएस का ना, जिनका नीट में नहीं होता वो बीएससी नर्सिंग कर लेते हैं ना। और अच्छा है बहुत, अगर आपने नीट में नहीं हुआ और आपने बिना समय खराब किए अगर बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लिया तो आपने अपनी जिंदगी का सबसे सही फैसला लिया, ठीक है। हाँ अगर हो जाता तो हो जाता, बात अलग है, लेकिन 5-6 साल बाद होता तो उसका कोई मतलब नहीं होता। अगर आपने बिना टाइम वेस्ट किए 1 साल किया, देखा कि यार नहीं होगा, फिर बीएससी नर्सिंग कर ली, बहुत अच्छा डिसीजन लिया,
ठीक है, लेकिन वो होता है ना, हमारा भूत नहीं उतरता नीट से, नीट करनी हमारी वो एक होती है ना, एक अंदर से मतलब अंतरात्मा बोलती रहती है कि नहीं नीट का पेपर दे दे। तो हम बेसिकली सेकेंड ईयर तक नीट का पेपर देते हैं। ठीक है, हम लोगों को थर्ड ईयर में जाकर के, जब हमारा थर्ड ईयर आता था तब हमें पता लगता है छोड़ यार अब नीट नहीं होगा हमसे। ठीक है, सेकेंड ईयर तक हम लोग पेपर देते ही देते हैं। जब थर्ड ईयर आता है ना यार अब तो कॉलेज खत्म होने वाला, अब छोड़ देते हैं इसको। तो मैंने भी उसी तरह से सेकेंड ईयर तक पेपर दिया। मैंने सेकेंड ईयर में पेपर दिया। बायोलॉजी तो मेरी अच्छी थी, बहुत बढ़िया वाली है ना, तो बायोलॉजी बहुत तगड़ी आती थी, तो बायोलॉजी सही हो जाती थी। फिजिक्स का मेरा लास्ट पेपर का स्कोर जो था, ठीक है, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। मेरे फिजिक्स में आया -10। ठीक है, उसके बाद दोनों मैंने हाथ जोड़ी कर ली भैया तुमसे और तुमसे, मैंने कहा बीएससी नर्सिंग कर ली वही बहुत है। ठीक है, वो कर लिए अच्छे से, लेकिन है ना, तो बेसिकली ये मैथ जीके वीके हमारे थोड़ा सा हाथ ढीला होता है इन चीजों के अंदर, बट ठीक है कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं कर नहीं सकते। ठीक है, डिमोटिवेट मत होइएगा, बट मैंने अच्छे से किया फिर। ठीक है, मैंने नर्सिंग की प्रिपरेशन में नोट सेट में कोई कोताही नहीं बरती। ठीक है, कितने क्वेश्चन आते हैं? 20 क्वेश्चन आते हैं ना। मेरी इतनी खराब जीके और मैथ होने के बावजूद मैंने 20 क्वेश्चन में से नॉन नर्सिंग के जो आते थे नोट सेट के अंदर, नॉन नर्सिंग के जो क्वेश्चन आते थे उसमें मैंने 17 क्वेश्चन किए। ठीक है, मैंने 17 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और 17 में से मेरे 16 सही थे, एकदम 16 एकदम करेक्ट एक्यूरेट। 17वां एक मैंने रिस्क लिया था, मैंने कहा तो 16 सही हो ही रहे तो एक गलत हो भी जाएगा तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो एक ऐसे तुक्केबाजी में कर दिया, लेकिन वो गलत हो ही गया। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा था ना, तो इम्प्रूवमेंट कहीं भी पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि ये मैथ ये जीके इतनी हेवी जीके नहीं आती, तो थोड़ी बहुत आप ये सब चीजें कर सकते हैं। चलिए अब आ जाओ। देखो मैं ऐसा इसलिए बोलता हूँ, जीपीएस एक टेक्निकल टर्म है जो आपसे क्वेश्चन पूछी जा सकती है। जीपीएस आप लोगों को पता होगा क्या होता है, कैसे आ गए थे, एक्चुअल में पेपर इजी आ गया था। ठीक है, मैंने कोई ज्यादा मेहनत नहीं की थी मैथ रीजनिंग जीके के लिए, पेपर इजी आ गया था एक्चुअल में, बस इसलिए सही हो गए थे। ठीक है, जीपीएस आप लोगों को पता होगा लोकेशन ट्रैकिंग के लिए यूज करते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीपीएस? एग्जाम में आ जाएगी, आ सकती है, ये देख लेना, मेरी जुबान लगेगी किसी ना किसी दिन। जियोग्राफिकल फुल फॉर्म लिख लेना इसकी, जियोग्राफिकल पोजीशनिंग सिस्टम। ठीक है, जियोग्राफिकल पोजीशनिंग सिस्टम। अच्छा, ये एक यूपीआई होता है ना, अभी रिसेंटली इसमें कुछ अपडेट हुए। यूपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है बता सकता है कोई? कैन एनी बता सकते हो? यूपीआई की फुल फॉर्म? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, वेरी गुड, लिख लो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। सच सच बताना, देख करके बताइए या पता थी? नोट सेट की कसम है तुम्हें, सच सच बताना, देख करके बताइए पता थी? पता थी, वेरी गुड वेरी गुड। देखा, सच बाहर आया ना। चलो कोई बात नहीं, ऐसे देखो सोच समझ के बोलना, मैं नोट सेट की कसम खिला देता हूं। एक और फुल फॉर्म लिख लो, भीम। ये पूछी जा सकती है क्योंकि ये आपके इंडियन गवर्नमेंट का एप्लीकेशन है ना। भीम की फुल फॉर्म फटाफट बता दो, देख के बता दो, चाहे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देख सकते हो, अभी एग्जाम थोड़ी दे रहे हो। भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी। चलिए हाँ, ट्रिक पे आ जाओ, कहां भटक गए हम पता नहीं। चलिए, ट्रिक है वीएम जीपीएस। देखिएगा, ये वी और एम तो क्या है, ये वी और एम के तो फादर साहब हैं, क्या है, पिताजी हैं।
ठीक है, कैसे? वी बोले तो फादर ऑफ वैक्सीन, फादर ऑफ वैक्सीन किसे बोला जाता है? लुईस पास्चर को बोला जाता है। फिर मैं अगर एक क्वेश्चन पूछूं, फादर ऑफ वैक्सीनेशन किसे बोलते हैं, बता सकते हो? फादर ऑफ वैक्सीनेशन, फटाफट बता दो। हु इज द फादर ऑफ वैक्सीनेशन? बिल्कुल सही, एडवर्ड जेनर। देखिए फर्क है, वैक्सीन अलग है, वैक्सीनेशन अलग है। अब मेरा क्वेश्चन वही सेम बात, फादर ऑफ वैक्सीन लुईस पास्चर को क्यों बोला गया? वाई? ऐसा क्या महान काम किया इन्होंने? ऐसा क्या महान काम किया? फटाफट कमेंट करके बताओ, ऐसा क्या महान काम किया इनको फादर ऑफ वैक्सीन बोल दिया गया? देखो, दुनिया की पहली वैक्सीन किसने इन्वेंट की? फर्स्ट वैक्सीन स्मॉल पॉक्स, वो इन्वेंट की एडवर्ड जेनर ने। और सबसे पहले 1796 में अपने बेटे को लगाई, एडमिनिस्टर भी करी। किसने बनाई? एडवर्ड जेनर ने बनाई। अपने ही बेटे पर एडमिनिस्ट्रेशन करके इसको क्या किया, इसकी एफिशिएंसी को सिद्ध किया और दुनिया में पहली बार वैक्सीनेशन की जो प्रोसेस थी उसे कंप्लीट किया गया, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ वैक्सीनेशन बोला गया। तो ये फादर ऑफ वैक्सीन इनको क्यों बोल दिया गया? ऐसा इसलिए बोला गया बिकॉज वैक्सीन वर्ड इज कोइंड बाय लुईस पास्चर। हालांकि इसके अलावा इन्होंने 3 वैक्सीन भी दिए हैं। कौन कौन से? कोलेरा, एंथ्रैक्स एंड रेबीज। कोलेरा, एंथ्रैक्स एंड रेबीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी के तो क्या है? जी से तो इन्होंने दी है एक थ्योरी जिसका नाम है जर्म थ्योरी। पी और एस इन्होंने दी है 2 टेक्निक्स। कौन कौन सी? इन्होंने दी है 2 टेक्निक्स और इन टेक्निक्स के नाम क्या है? पास्चुराइजेशन एंड स्टरलाइजेशन। पास्चुराइजेशन एंड स्टरलाइजेशन। पास्चुराइजेशन एंड स्टरलाइजेशन। इज दैट क्लियर? क्या ये क्लियर है एडवर्ड जेनर का पूरा किस्सा? नहीं? क्यों नहीं? क्या हुआ मीनू जी, समझ में क्यों नहीं आया? देखिए, लुईस पास्चर का जो रोल है हमारे नर्सिंग फील्ड में, उसे समझाने के लिए हमने एक ट्रिक बनाई है, VMGPS प्लस कोलेरा, एंथ्रैक्स एंड रेबीज। ठीक है, ये कोलेरा, एंथ्रैक्स एंड रेबीज, ये 3 वैक्सीन थे जो कि लुईस पास्चर ने इन्वेंट किए। उसके बाद पूछा जाता है कि VMGPS से क्या क्या है। देखिए, V और M के तो ये फादर हैं। V और M के फादर बोले तो V से फादर ऑफ वैक्सीन कौन है? लुईस पास्चर। ध्यान में रखिएगा, फादर ऑफ वैक्सीनेशन कौन है? एडवर्ड जेनर। याद रखिएगा, M से क्या है? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी किसे बोलते हैं? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी किसे बोलते हैं हम लोग? लुईस पास्चर को ही बोलते हैं, है ना। तो V से वैक्सीन, M से माइक्रोबायोलॉजी। वैक्सीन के भी फादर है, माइक्रोबायोलॉजी के भी फादर है। G से इन्होंने दी है एक जर्म थ्योरी। P और S से इन्होंने दी है 2 टेक्निक्स। वो टेक्निक्स कौन कौन सी है? P से है पास्चुराइजेशन एंड S से है स्टरलाइजेशन। फिर देखो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, फादर ऑफ वैक्सीन क्यों है लुईस पास्चर? वो इसलिए हैं, इसलिए नहीं कि उन्होंने 3 वैक्सीन दी है, वो इसलिए है ताकि क्योंकि उन्होंने जो वैक्सीन वर्ड था वो पहली बार दिया, यानी जो नामकरण किया वो बनने के एडवर्ड जेनर वैक्सीन की खोज करते उससे पहले लुईस पास्चर ने वैक्सीन वर्ड दे दिया।
ठीक है। उसके बाद फादर ऑफ वैक्सीनेशन बोला गया एडवर्ड जेनर को, क्योंकि दुनिया का सबसे पहला वैक्सीन बना करके तैयार करा एडवर्ड जेनर ने 1796 के अंदर, और अपने ही बेटे पर लगा करके वैक्सीनेशन की प्रोसेस को अंजाम दिया, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ वैक्सीनेशन बोलते हैं। इज दैट क्लियर? समझ में आया? आगे चलें। चलिए, नेक्स्ट लिखेगा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट का नाम रखिएगा इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। देखिए, ये जो इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट होता है वो किस तरह से काम करता है ना? इकोलॉजिकल जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या बोलता है, ये देखिए इकोलॉजी वर्ड कहां से आया है। इको वर्ड इज कम्स फ्रॉम, यानी कि इको वर्ड का मीन्स होता है एनवायरनमेंट। ठीक है, और ये मिलिए हमारे सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन से। क्या आप जानते हैं इन्हें? ये आपकी पूरी कम्युनिटी में बहुत काम आएंगे। इनका नाम बता दो आप खुद ही। पेन स्केल। ओह हाँ, बताओ इसको कितना दर्द है, कितना स्कोर दोगे इसे, जल्दी बताओ। पेन स्केल भी ऐसा ही होता है, बट इट्स नॉट पेन स्केल, इट इज, ही इज आवर गोलू। ठीक है, याद रखना, इससे बहुत काम आएगा आप लोगों को, सच बता रहा हूं। चलिए समझो क्या है ये इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, समझ में आ रहा होगा। ये कॉन्सेप्ट बोलता है एनवायरनमेंट में रहने वाला पर्सन अगर एनवायरनमेंट के साथ अडप्टेशन कर लेता है तो वो हेल्दी रहता है, अगर अडप्ट नहीं कर पाता तो वो अनहेल्दी रहता है। अच्छा, आप में से कोई आउट ऑफ दिल्ली का कौन है? यस और नो सिर्फ हैंड रेज करके बता सकता है कमेंट सेक्शन में। हु इज आउट ऑफ? बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। हाँ, तो कल्पना, पुतुल, अंकिता, क्या आप लोग एम्स दिल्ली ज्वाइन करना चाहते हैं? बहुत सारे लोग हैं। यस और नो, आप लोग एम्स दिल्ली ज्वाइन करना चाहते हैं या कोई और एम्स लेना चाहते हैं? फिर आप दिल्ली के आसपास के होंगे बेसिकली, ऋषिकेश चाहते हैं, है ना? तो मैक्सिमम जो, हाँ ये देखिए हिमाचल प्रदेश जाना चाहते हैं। दिल्ली, जितने भी मैक्सिमम आउट ऑफ दिल्ली के लोग होते हैं वो एम्स दिल्ली प्रेफर नहीं करते। वो ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज बहुत आते हैं। वो भी किस वजह से? एनवायरनमेंट की वजह से, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा क्या होता है, पॉल्यूशन होता है ना? तो लोग अडप्ट नहीं कर पाते। हमारे साथ के बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ज्वाइन तो कर लेते हैं। राजस्थान में भी है एम्स गुरुजी, जोधपुर एम्स, बिल्कुल, है ना? मेरे घर के बहुत पास तो नहीं बोलूंगा, बट मेरा निहाल है जोधपुर। ठीक है, मेरे को जोधपुर एम्स जाने का चांस था। ठीक है, मैं जा सकता था नॉर्थ से 2020 के अंदर, बट मैंने मेरी जिंदगी के मैंने मेरी जिंदगी के 21 साल घर पर निकाले थे, है ना? मैंने मेरी जिंदगी के 21 साल घर पर निकाले, और जब 22 साल में मेरे पास मौका मिला कि मैं बाहर जाऊं, है ना, तो मैं नहीं चाहता था कि एक घर से निकल के मैं दूसरे घर चला जाऊं, क्योंकि जोधपुर मेरा ननिहाल है और मैं जोधपुर एम्स नहीं लेना चाहता था, क्योंकि घर से निकल के घर में पहुंच गया, वही रेस्ट्रिक्शन, वही सब नाटकबाजी। तो इससे अच्छा है कहीं बाहर ही चल लो, है ना? तो फिर दिल्ली मेरे को सबसे बेटर लगा इस चीज के अंदर, इसलिए मैं दिल्ली आ गया। ठीक है, चलिए, तो एनवायरनमेंट के साथ अडेप्टेशन होगा तो हेल्दी, अगर अडेप्टेशन नहीं होगा तो अनहेल्दी। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको दिल्ली में हेल्थ इश्यूज रहते हैं। ठीक है, मुझे नहीं हुए, मेरा तो बहुत बढ़िया था। मेरे तो आंखों में एक बीमारी थी बीकानेर में, जब मैं घर में रहता था मेरे, तो मुझे घर में एक बीमारी थी,
उसे क्या बोलते थे, वर्नल कंजक्टिवाइटिस, यानी एनवायरमेंट बेस्ड हुआ करती थी। गर्मी आती मेरी आंखें एकदम लाल हो जाया करती थी, इतनी लाल कि ऐसा लगता था कि नशा करके आया, मतलब एकदम ऐसा नशेड़ी इंसान नहीं होता, एकदम लाल आंखें, उनसे भी ज्यादा लाल। तो हर कोई चलते फिरते ये बोलता था इतना नशा क्यों करने लगा है, बट मैं कुछ नहीं करता था, तो बड़ी दिक्कत हुआ करती थी, मेरे आंखों में इतनी ज्यादा कंजक्टिवाइटिस हुआ करता था। फिर मैं दिल्ली आ गया और मैं यहाँ 2-2.5 साल हो गया मुझे दिल्ली के अंदर, मुझे वो दिक्कत भी खत्म हो गई है, यानी कि मेरा अडेप्टेशन क्या हो गया, अच्छा हो गया, जिसकी वजह से क्या है, मेरी हेल्थ भी हेल्दी है। तो ये एक कॉन्सेप्ट होता है, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट होता है साइकोसोशल कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज साइकोसोशल कॉन्सेप्ट। साइकोसोशल कॉन्सेप्ट, देखिए ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, समझेंगे। 2 वर्ड से मिलकर के बना है ये कॉन्सेप्ट। एक है साइको, यानी कि किससे रिलेटेड बात हो रही है, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड बात हो रही है, और दूसरा है सोशल, यानी किससे रिलेटेड बात हो रही है, सोशल हेल्थ से रिलेटेड बात हो रही है। अगर मैं आपको बोलूं कि आप मेंटल हेल्थ को एक वर्ड में डिफाइन कर दो, तो आप ऐसा क्या वर्ड यूज करना चाहेंगे, जिससे, ऐसा कौन सा वर्ड यूज करना चाहेंगे जिससे कि आप लोगों का ये क्लियर हो जाए कि ये होती मेंटल हेल्थ। मैं कहां से हूं, मैं हूं बीकानेर राजस्थान से, और मेरा गांव उत्तर प्रदेश में है, फतेहपुर के अंदर। तो मैं यूपी और राजस्थान दोनों से बिलोंग करता हूं। चलिए, हाँ, मेंटल हेल्थ इज ऑल अबाउट एडजस्टमेंट, बिहेवियर से एडजस्टमेंट, एनवायरनमेंट से एडजस्टमेंट, सिचुएशन से एडजस्टमेंट, स्ट्रेस से एडजस्टमेंट, डिसीजन के साथ एडजस्टमेंट। मेंटल हेल्थ इज ऑल अबाउट एडजस्टमेंट। अगर आप एडजस्टमेंट अच्छे से कर लेंगे तो आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी। सोशल हेल्थ इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप्स। अगर आपके 4 लोगों के साथ में अच्छे रिलेशन है, दैट मीन्स आपकी सोशल हेल्थ क्या है, अच्छी है। अगर आप किसी जगह पे जाकर, एक लोगों के ग्रुप में जाकर के आपको ऐसे बोल के निकाल दिया जाता है कि भाई चल निकल आगे बढ़, ऐसा करके निकाल दिया जाता है, आपके रिलेशन लोगों के साथ अच्छे नहीं है, आप जिनसे भी मिलते हैं उनसे आपके झगड़े हो जाते हैं, दैट मीन्स आपकी सोशल हेल्थ अच्छी नहीं है। ए पर्सन बैलेंस विद एनवायरमेंट, बॉडी एंड माइंड, वेरी गुड, बिल्कुल। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि आपकी मेंटल हेल्थ एंड सोशल हेल्थ दोनों इंटरकनेक्टेड होती है ना, क्या होती है, इंटरकनेक्टेड होती हैं। और जब कोई चीज इंटरकनेक्टेड होती है तो उसमें क्या होता है, एक पर इफेक्ट डालो दूसरी क्या हो जाती है, इंपैक्ट अपने आप हो जाती है। जैसे जो दुर्गा भाइयों में होता है ना मूवीज के अंदर, एक को थप्पड़ मारो दूसरे को दर्द होता है, उसी तरह से एक को इंपैक्ट डालो दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा, इफेक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं, आपने ऐसे बहुत सारे लोग अपने गली में, अपने मोहल्ले में देखे होंगे जो मेंटल रिटार्डेड थे, ठीक है, वो किसी रीजन से पागल हो गए, कोई इमोशनल डैमेज की वजह से या किसी और रीजन से क्या हो गए, उन्होंने अपना जो मानसिक संतुलन था वो खो दिया, ठीक है। तो उनके ही घर वाले उन्हें बाहर निकाल देते हैं, वो गलियों में घूमते रहते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं, है ना, उनका कोई केयर करने वाला नहीं होता। देखा है कि नहीं देखा, यस और नो, देखा है ना। अब देखो हुई तो क्या थी, दिमाग की दिक्कत, है ना, मेंटल रिटार्डेड हुई तो मेंटल प्रॉब्लम थी, लेकिन समाज से उन्हें बाहर निकाल दिया गया, यानी कि वो किस में कन्वर्ट हो गई, सोशल हेल्थ के अंदर, या फिर अपने आप उनकी सोशल हेल्थ क्या हो गई, खराब हो गई। और ऐसा देखो, आप लोग खुद देख लो, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनका किसी एमआर या फिर किसी मेंटल इश्यू से जूझ रहे बंदे के साथ आपका कनेक्शन है, बहुत कम ऐसे लोग होंगे, होगा भी तो आप एक तरह से बस एक एडजस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें आपकी गलती नहीं है। वो सामने से ही क्या नहीं कर पाएगा, रिलेशन को मेंटेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि रिलेशनशिप जो होते हैं, सोशलाइजेशन जो होता है वो 2 वेज होता है, 1 वे कभी भी नहीं होता है ना। तो आप उनके साथ मेंटेन नहीं कर पाते। दूसरी बात, आपने स्किज़ोफ्रेनिया की डेफिनेशन पढ़ी होगी। स्किज़ोफ्रेनिया की डेफिनेशन सीधा सीधा बोलती है कि स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है, डिस्टर्बेंस इन थिंकिंग, अफेक्ट एंड बिहेवियर followed by social withdrawal, yes or no, followed by social withdrawal। होती है कि नहीं होती, फटाफट बताओगे,
होता है ऐसा या नहीं होता है? बिल्कुल होता है ऐसा, है ना। देखो दिक्कत तो क्या हुई थी, ये वाली हुई थी, निकाल दिया गया उसे घर से, ठीक है। दूसरी तरफ देखिए, मान लो किसी बंदे के क्या है, वो इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी का है, उसके लोगों के साथ रिलेशन ज्यादा अच्छे नहीं है, ठीक है, वो किसी से ज्यादा बोलता चालता नहीं है। मान लो उससे लाइफ में कोई फेलियर हुआ और उससे स्ट्रेस हुआ, ठीक है, क्या वो स्ट्रेस की कंडीशन में, वो अपने इमोशनल डैमेज की कंडीशन में क्या अपना मेंटल वेंटिलेशन कर पाएगा? मेंटल वेंटिलेशन क्या होता है? जैसे घरों का वेंटिलेशन होता है, उसी तरह से मेंटल वेंटिलेशन होता है कि फीलिंग्स का एक्सचेंज करना, एक दूसरे से फीलिंग्स को क्या करना, शेयर करना। तो क्या वो ये चीज कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा, ठीक है, वो ये मेंटल वेंटिलेशन नहीं कर पाएगा। और जब मेंटल वेंटिलेशन नहीं कर पाएगा तो क्या स्ट्रेस और बढ़ेगा कि नहीं? बिल्कुल स्ट्रेस बढ़ेगा, और स्ट्रेस बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाएगा, बंदा कहां चला जाएगा? डिप्रेशन में चला जाएगा। अब देखो दिक्कत तो क्या थी, पर्सनैलिटी इंट्रोवर्ट थी, लेकिन वो कन्वर्ट किस में हो गई? डिप्रेशन में हो गई। कभी भी देख लेना जब सुसाइडल केसेस होते हैं तो आप देखना कि काफी लंबे टाइम से वो लोग अपने आप को क्या कर महसूस कर रहे होते हैं, अकेला महसूस कर रहे होते हैं। अगर उनके साथ कोई उस टाइम पे हो, उनको समझने वाला, उनके साथ बातें करने वाला, तो सुसाइड के केस देखने को ही ना मिले। बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम अपनी जिंदगी में उलझे रहते हैं, वो अपने किसी स्ट्रेस में चल रहे होते हैं, तो ऐसी चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती। तो कंक्लूजन क्या है कि जो हमारा जो साइको सोशल कॉन्सेप्ट है, ये बोलता है कि मेंटल हेल्थ एंड सोशल हेल्थ आर इंटरकनेक्टेड। एक पर इंपैक्ट पड़ेगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? अफेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब मेरे को ये बताइए कि जो आपने बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट पढ़ा, क्या उसमें कोई दिक्कत है? एनी इश्यू विद द बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट? क्या वो गलत है? क्या वो कंप्लीट है? ये बताइए, क्या बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट कंप्लीट है? क्या सिर्फ बीमारियां बैक्टीरिया की वजह से होती है? फिर तो हार्ट अटैक बोलेगा कि भाई मैं क्या करूं, मैं जॉब ही छोड़ दूं, है ना बेचारा। फिर हार्ट अटैक क्या है? वो भी तो एक बीमारी है। तो बेसिकली सारे कॉन्सेप्ट सही हैं, लेकिन वो कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो इन सबको क्या किया गया, एक साथ मिलाकर के एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बनाया गया कि एक सिंपल कॉन्सेप्ट बनाओ, इस किस्से को यहीं पे खत्म करो, आगे से कोई कॉन्सेप्ट नहीं देगा, जो भी देगा वो इसी में इंक्लूड हो जाएगा। और चौथा कॉन्सेप्ट दे दिया गया, कौन सा? हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट, हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट। और ये हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट, हॉलिस्टिक वर्ड का मतलब ही क्या होता है? कंप्लीट। हॉलिस्टिक वर्ड का मतलब ही क्या होता है? कंप्लीट। तो ये क्या होता है? हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट ओवरऑल कॉन्सेप्ट होता है, जो कि क्या करता है? इट्स इंक्लूड ऑल अबव कॉन्सेप्ट। फटाफट लिख लीजिए, इट्स इंक्लूड ऑल अबव कॉन्सेप्ट्स, इट्स इंक्लूड ऑल अबव कॉन्सेप्ट। और ये बनता है एक हॉलिस्टिक कंप्लीट कॉन्सेप्ट। इज दैट क्लियर? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, मतलब कॉन्सेप्ट खत्म हो गया हमारे यहाँ पे, और हेल्थ के बारे में हमें इतना ही पढ़ना है।